हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने कल ही क्वेश्चन जो 25 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने अब तक इसे सोल्व नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। आपके लिए बेहतर हुआ कि पहले क्वेश्चन सोल्व करें तथा उसके बाद ही आंसर तथा एनालिसिस देखें, जो कि आपके लिए ज़्यादा फायदामंद होगा। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो हम लोग देखते हैं जो जो अनुच्छेद 15 है, जिसका में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में अफसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 30 है, इसमें कहा गया कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। तो जो पांच है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये भारतीय नागरिक के साथ साथ जो विदेशी नागरिक है उनको भी ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर ई होगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में शामिल कौन सा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि जो अनुच्छेद 12 है, पहले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो मूल अधिकार है उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। तो जो अनुच्छेद 12 है और 13 है उस पर लोग ध्यान नहीं देते, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में कौन से शामिल नहीं है, तो हम लोग देखते हैं जो संघ सरकार है शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है, नगर पालिका को भी शामिल किया गया, विधानमंडल उसको भी शामिल किया गया है। तो इसमें इसका जो भी आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। धार्मिक स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किन आधारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किए जा सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसमें है कि स्वास्थ्य के आधार पे प्रतिबंध आरोपित किया कर सकते हैं, लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं, सदाचार के आधार पर भी आरोपित कर सकते हैं। लेकिन जो न्यायालय की अवमानना है उस पर धार्मिक आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया सकता। तो इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष यानी ऑब्सोल्यूट मतलब हो गया कि जिसको सीमित नहीं कर सकते हैं, सीमित नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं जो अनुच्छेद 17 में जो कि राइट टू अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत से पर जो रोक लगाया गया है, तथा अनुच्छेद 24 में जिसपे की है कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उसको खतरनाक जो जोखिम भरा काम है, खतरनाक कारखाने हैं, वहाँ पे हम उस खान है, माइंस है, उस पर हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो 17 और 24 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि अब्सोल्यूट है, इसको हम लोग सीमित नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई भी जो मौलिक अधिकार है उसको समय पड़ने पे हम लोग सीमित कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा बी या डी, सी दोनों सही होना चाहिए। तो इसका होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार के तहत सरकारी संगठन बनाने का प्रावधान है। तो हम लोग अनुच्छेद 19(1)(c) में देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है 91(c) में। लेकिन इसमें 97 संविधान संशोधन मतलब 97 संविधान संशोधन इसमें लाया गया था। इसमें इस संशोधित किया गया था 91(c) में, इसमें सहकारी संगठन यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जा सकता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा बी। निम्न में से किस अनुच्छेद से कहते प्रावधान है कि राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग का गठन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते कि अनुच्छेद 340 में प्रोविजन है कि राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन किया गया। इसी आधार पे 1993 में
राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुमति से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना कब की गई है, तो वो होगा 1993 में। ये भी होगा किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो इसका आंसर होगा 340। तो अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, काफी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है जिसको जो कि आप लोग याद रखिएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ये 1992 में आया था। इसको हम लोग मंडलवाद भी कहते हैं, जो कि मंडल आयोग के रिकमेंडेशन पे 25% जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया था वो मंडल आयोग के आधार पर दिया गया था। तो इसलिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में जो आया था, इसी जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया था सामाजिक एवं पिछले वर्ग के लोगों को, उसको वो सही ठहराया था। इसलिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ को मंडलवाद भी कहते हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा कैरी फॉरवर्ड रूल पालन करने की बात कही गई, इसका आशय क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल का आशय क्या है? तो इसमें ये है कि बैकलॉग सीटों को अगले वर्ष तक जोड़ने की व्यवस्था की गई है। अगर हम लोग एससी, एसटी या ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछला वर्ग के लिए अगर सीटें की संख्या बढ़ जाती है तो उसको जोड़ के अगले वर्ष में इसको जोड़ के अलग से वैकेंसी निकाल सकती है। इसके लिए जो कहा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में कहा गया है कि अधिकतम जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ना तो अवैध होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैरी फॉरवर्ड रूल में अगर 50% से अधिक रिजर्वेशन होता है तो वो वैध होगा, असंवैधानिक नहीं होगा। इसके लिए ही 81वां संविधान संशोधन लाया गया था। इस पे है कि एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16(4)(b), आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 16(4)(b) लाया गया था। इसमें कहा गया था कि बैकलॉग को जो सीटों हो उसको अगले वर्ष तक जोड़ के हम उसको रिजर्वेशन का लाभ दे सकते हैं। इसके लिए अगर अधिकतम जो 50% से अधिक रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो वैध होगा, असंवैधानिक नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। निम्न में से किसके तहत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये असीमित नहीं है, इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया, जैसे कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अगर बोलता है, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बोलता है, लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता के खिलाफ बोलता है, विदेशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध पे बोलता है, तो इस पे हम प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। तो इसमें आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों के बाहर एकमात्र अधिकार है जिसके लिए संवैधानिक उपचारों का सहारा लिया जा सकता है? तो पहले संवैधानिक उपचारों का है क्या? यदि हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत एक प्रावधानिक संवैधानिक उपचारों का प्रावधान का प्रबंध किया गया, जिसमें कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय के पास आप डायरेक्ट रूप से अपील कर सकते हैं। तथा अनुच्छेद जो 226 है उसके तहत है कि हाई कोर्ट के पास आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो अनुच्छेद 19(1)(g) में आप इसका डिटेल हमने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, वहां पे आप इसका डिटेल देख सकते हैं। 19(1)(g) में कहा गया कि भारत के नागरिकों को व्यवसाय एवं वृत्ति माने कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता कहीं भी दी जा सकती है। इसी तरह जो अनुच्छेद 301 है, अनुच्छेद 301 में भी कहा गया है कि सभी नागरिकों को व्यापार, वाणिज्य एवं समागम करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे देख लेंगे 19(1)(g) में व्यवसाय वृत्ति की बात की गई है, यहाँ पे भी व्यापार वाणिज्य की बात की गई है। तो इसी के तहत 19(1) में इसको तो मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसको संविधान अगर इसका हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों का सहारा लेके हम 32 के तहत
हाई सुप्रीम कोर्ट तथा 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता इसका जो है अनुच्छेद 301 में, तो इसमें इसी प्रकार कहा गया है कि मूल अधिकारों के बाहर एकमात्र जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 301, इसका अगर हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचारों का सहारा लेके हम उच्चतम न्यायालय में या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो दो अधिकार है अनुच्छेद 20 के तहत, जिसमें अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, तथा अनुच्छेद 21 में ये जीवन का अधिकार है, तो ये दोनों सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये दोनों के लिए ही आपातकाल में इसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जो 44वें संशोधन हुआ था 1979 में, इसी के तहत ये दो के प्रावधान किया गया था कि किसी भी हालत में मौलिक आपातकाल में भी मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 अनुच्छेद को हम समाप्त नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा ई। राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत कौन सा अनुच्छेद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल पहले हम लोग देख लें कि जब 352 के तहत आपात कब लगाते हैं, तो इसमें होता है कि जब बाह्य आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण है, दूसरे देश का आक्रमण हो, युद्ध हो तथा सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह हो तो इसमें है कि आपातकाल लगाया जा सकता है। तो जब 358 के तहत जब आपातकाल लगाया जाता है तो जो अनुच्छेद 19 है ये स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। लेकिन आप लोग एक चीज और आप लोग याद रखिए कि जब 359 में के तहत आप राष्ट्रीय आपातकाल में जब राष्ट्रपति घोषणा करता है कि 359 के तहत ये लगाया गया है, तो इसमें ये है कि स्वतः ये अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होगा। जब राष्ट्रपति ये घोषित करता है, राष्ट्रपति अगर घोषित करेगा तो उसके बाद अनुच्छेद 19 समाप्त होगा। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा 359 में ऑलरेडी लगाते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन 359 में जब राष्ट्रपति घोषित करेगा उसके बाद ही अनुच्छेद 19 जो है वो समाप्त होगा। तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दिया जा सकता है? ये एक ही अपराध के लिए दो बार दंड है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। इसमें कि कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति किया है तो एक ही अपराध के लिए उसको दो बार हम दंड नहीं दे सकते हैं। इसका जो प्रोविजन किया गया है वो अनुच्छेद 20(2) में किया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये है कि दोहरे दंड है क्या? एक अगर न्यायिक अधिकार हम एक ही अपराध के लिए दो बार नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि एक न्यायिक अधिकार हो, एक प्रशासनिक हो। तो इसको दो बार अगर सजा होती है तो इसको हम लोग इसके अनुच्छेद 20(2) के तहत इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इसको प्रोटेक्शन ऑफ डबल जियोपार्डी का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ न्यायिक जो दंड है वो दो बार एक अपराध के लिए नहीं दे सकता, लेकिन एक न्यायिक एक प्रशासनिक हम उसको दे सकते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता है तो उसका भी आप आंसर दे सकते हैं। निवारक निरोध या नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम नहीं है कितने दिनों तक, अधिकतम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितने दिनों तक निवारक नजरबंदी में रखा जा सकता है? तो किसी व्यक्ति को निवारक निरोध है क्या? पहले तो निवारक निरोध है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए ही निवारक नजरबंदी रखा जाता है, निवारक निरोध लगाया जाता है। तो है कि निवारक निरोध या नजरबंदी के तहत हम 3 महीने तक उसको हम नजरबंदी जेल में रख सकते हैं। अगर 3 महीने से अधिक रखने की आवश्यकता हो तो इसके लिए एक समिति है जिसका कि चेयरमैन होते हैं जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही होना चाहिए, नीचे को नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी होती है। वो अगर रिकमेंडेशन करते हैं तो उसके आधार पे ही हम उसको सजा जो है 3 महीना से अधिक उसको हम निवारक निरोध के तहत बंद रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधानिक जो जीवन का अधिकार है, राइट
राइट टू लाइफ जो दिया गया है वो किसके विरुद्ध है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो राइट टू लाइफ है वो कार्यपालिका के विरुद्ध है। इसका आंसर होगा ये। आपको ये भी याद रखिएगा, मेंस में भी आपको काम दे सकता है कि गोपालनवाद, गोपालनवाद में कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि जो अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, वो मूलतः है कार्यपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका के विरुद्ध, न कि विधायिका के विरुद्ध। जैसे कि संसद कानून बना के अगर कोई गलत काम करता है तो उसको हम वो जिंदगी को समाप्त कर सकते हैं, इसके हम लोग पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट भी देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं। लेकिन ये है कि जो इसमें जो राइट टू लाइफ दिया गया, जीवन का अधिकार दिया गया, वो कार्यपालिका के विरुद्ध ही है। तो इसका आंसर होगा ए। भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है किस स्तर पे होता है? तो हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे अल्पसंख्यकों का जो होता है, निर्धारण होता है, वो राज्य स्तर पे होता है, ना कि अखिल भारतीय स्तर पे। ये जिला स्तर और प्रमंडल स्तर तो होगा ही नहीं। तो जो अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण होता है वो राज्य स्तर पे होता है, क्योंकि भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो भाषाई आधार पे हुआ है। भाषाई आधार पे हुआ। जो पहला भाषाई आधार पे जो राज्य है, आप बता देते हैं, आपको जानते भी होंगे, जो पहला जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है, जिसका निर्धारण होता भाषाई आधार पे हुआ है। तो यहाँ पे राज्यों का जो निर्माण जो हुआ है वो भाषाई आधार पे, इसी कारण जो अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण होता है वो राज्य स्तर पे ही होता है। हम लोग देख सकते हैं कि किसी स्टेट में कोई भी जो जाति है, कोई भी जो धर्म के मानने वाले लोग अल्पसंख्यक, लेकिन दूसरे स्टेट में वो बहुसंख्यक होते हैं। तो ये राज्य स्तर पे इसका निर्धारण होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो यहाँ पे देखिए, संविधान की आत्मा जो कहा गया है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि संविधान के हनन होने की स्थिति में अभी मूल अधिकार का कोई रोकता है प्राप्त करने से, तो उसको उसके खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत सीधे हम उच्चतम न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। इसी कारण अनुच्छेद 32 से उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस बाद में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का पालन किया गया? तो इसके बारे में हम डिटेल से मूल ढांचों में क्या क्या संशोधन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में अपलोड कर लिया है। इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आप लोग याद रखिएगा कि केशवानंद भारती बाद ने कहा गया है कि संसद को यह शक्ति है कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि लेकिन आधारभूत जो संविधान के आधारभूत ढांचा है, संविधान के आधारभूत ढांचा, उसको संसद नहीं संशोधित कर सकती है। तो केशवानंद भारती बात आप लोग याद रखिएगा 1973 में आया था। इसका आंसर होगा सी। अब इसी से मिलता जुलता है कि निम्न में से किस बात के तहत न्यायपालिका ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया? तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो यही आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत है, उसी के आधार पे पहली बार है जो उच्चतम न्यायालय ने, न्यायपालिका ने, केशवानंद भारती बाद ने ही संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो कोई भी पहली बार है जो इसी बाद में, केशवानंद भारती बाद में जो 24वें संशोधन था, 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में लगाया था, उसको पहली बार इसको अवैध करार दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा, किस बात के तहत पहली बार किसी संविधान संशोधन, संसद के द्वारा कोई संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है, उसको अवैध घोषित किया गया है। वो केशवानंद भारती बाद में ही है, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन 1971 में इसको लाया गया था। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन करने की जो संसद की असीमित शक्ति है, वो चाहे तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकता है। इसके लिए भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया था इस संविधान संशोधन में कि अगर इस तरह के जो
प्रस्ताव है राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाते हैं तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाएगा कि उस पर वो अनुमति दें। तो इसी जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको अवैध घोषित किया था केशवानंद भारती बाद में। यहाँ पे है कि पहली बार किस संविधान संशोधन पे प्रतिबंध संसद की शक्ति पे लगाया गया था तो वह केशवानंद भारती बाद। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य शक्ति लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो अनुच्छेद 34 में कहा गया कि किसी भी क्षेत्र में अगर सैन्य एक्ट लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वो उसको मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकता है। इस पे हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट एवं जम्मू कश्मीर है जहाँ पे ज़्यादा आतंकवादी या विदेशी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आसपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1956 AFSPA आसपा जो लगाया गया था 1956 में, ये है इसके तहत पे अगर वो जो आर्म फोर्सेस है अगर कोई कार्रवाई करती है तो संसद इसको सही ठहरा सकती है। इसीलिए अनुच्छेद 34 में प्रोविजन किया गया है कहीं भी सैन्य एक्ट लागू है तो संसद को शक्ति के मूल अधिकारों पे प्रतिबंध वो लगा सकती है। तो ये जहाँ पे भी आसपा लगा हुआ है वहाँ पे अगर संसद चाहती है तो वहाँ पे कुछ मूल अधिकारों का प्रतिबंध वो लगा सकती है। अब कि अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद हम डिटेल से बता चुके हैं। जो संवैधानिक उपचारों के तहत 5 प्रकार का जो मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसमें एक प्रतिषेध भी है, किसके विरुद्ध लगाया गया है। तो जो प्रतिषेध का जो प्रयोग होता है वो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो। उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट है जो निचले न्यायालय, हाई कोर्ट या उससे नीचे के न्यायालय को संबंधित मामले में कार्य करने से मना कर सकती है। ये जो इसका जो प्रयोग है समांतर न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है उसके खिलाफ करती है, न कि व्यक्तियों के खिलाफ या सरकारी संस्थाओं के खिलाफ। तो इसका जो आंसर होगा प्रतिशत किसके विरुद्ध किया जाता है तो यह न्यायिक अर्ध न्यायिक, इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 30 के तहत, जैसे हमने चर्चा की जो अनुच्छेद 30 जो है उस पर अनुच्छेद 29 और 30 के अलावे जो पहला बार में हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का प्रोविजन है वो अनुच्छेद 30 में ही कहा गया है। इसका आंसर होगा डी। निम्न में से उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा बाद में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार को हम लोग कहेंगे राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का बात दिया गया। तो न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में इसी में निजता का जो मामला है वो खुल के सामने आया, जिसमें कहा गया है कि जो निजता का अधिकार है राइट टू प्राइवेसी है वो अनुच्छेद 21 के तहत उसको मूल अधिकार के रूप में माना जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के समूह के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस मौलिक अनुच्छेद में कहा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो 86वां संविधान संशोधन जो आया है 2002 में, उसके बाद राइट टू एजुकेशन, इसको हम लोग RTE राइट टू एजुकेशन जो प्रोविजन किया गया वो उसके लिए अनुच्छेद 21 का क्या व्यवस्था की गई। इसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो आयु समूह के जो सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई है। तो आप लोग यह याद रखिएगा 21 का, और साथ साथ जो अनुच्छेद अगर पूछा जाता तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में राइट टू एजुकेशन यानी RTE के बात कही गई है।
जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन के जो निम्न में से कौन नहीं आते हैं, तो जो देखिए हम लोग ऊर्ध्वाधर आरक्षण किसको हम लोग देंगे, एससी को देंगे, एसटी को देंगे, ओबीसी को देंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण देंगे, उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहें, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कहेंगे, वर्टिकल रिजर्वेशन। एक होता है क्षैतिज, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। इसमें है कि अगर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, विकलांग को देंगे, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर को देंगे, अगर किसी आधार पे हम बुजुर्ग लोग को भी रिजर्वेशन किसी के में देते हैं तो हम उसको 36 जो आरक्षण उसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण की बात कही गई, इसमें अनुसूचित जाति शामिल होगा, अनुसूचित जनजाति शामिल होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी पिछला वर्ग जो है वो शामिल होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग नहीं, यहाँ पिछले वर्ग ही मानिए। यहाँ पे जो आंसर होगा वो महिलाएं होगा, सी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों बिहार के सेंस में देखते हैं तो दोनों को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत दिया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कार्यरत है, तो कौन हम लोग वहां पे देखते हैं, जो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में कार्यरत वर्तमान में है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुंबई हमले जब हुए थे 2008 में, उसके बाद एक राष्ट्रीय जांच आयोग के गठन करने की बात की गई। इसी कारण दिसंबर 2008 में एनआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया हो, जिसमें कि देश के अंदर जितने भी आतंकवादी गतिविधि होंगे उसका जांच वो करेगा, वो एएनआई करेगा। तो मैं समझता हूँ ये 25 क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल राइट यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, वो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके डिफरेंस एस्पेक्ट पर मैंने ऑलरेडी चर्चा की है। इसके लिए फंडामेंटल राइट किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत होती है या अधिक आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।